नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एग्जाम भूमि के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और कल आपने 10 कदम में 1 से 10 देखा और आज देखेंगे 11 से 20। और कैसा लगा आपको कल के नए क्वेश्चन देख के? क्या आपकी फीलिंग्स थी? जरूर साझा कीजिएगा। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और उनको पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे विचार लिखते हैं। तो आपके अच्छे विचारों का हम स्वागत करते हैं और आपके सुझावों का भी स्वागत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? देखो, क्षतिग्रस्त ऊतकों मतलब टिश्यूज की वृद्धि, ग्रोथ और उनका सही करने में क्या शामिल है? केवल सूत्री कोशिकाओं का विभाजन, है ना, केवल सूत्री व अर्धसूत्री कोशिकाओं का विभाजन, केवल अर्धसूत्री कोशिकाओं का विभाजन। देखो, ये जो होता है ये लैंगिक विभाजन में काम आता है। लैंगिक विभाजन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। और अर्धसूत्री में तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें आ जाएगा ए, केवल सूत्री कोशिकाओं का विभाजन। इस चीज को आपको समझे कि इसमें कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो समान रहती है, इसमें समान संख्या रहती है। और मैंने आपको क्या बताया, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो लैगिंग सेलों में होता है, लैगिंग सेलों में होता है। और इसमें जो विभिन्नताएं आती हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होती है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? जल्दी से बता दो, किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? ये तो आपसे बनना चाहिए, बताओ जल्दी से। सबसे पहले जीवद्रव कला को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं लिख देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लो, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। राइबोसोम पता ही है, हरित लवक मैंने अभी आपको प्लास्टिड बताया, और केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। क्लियर है? तो आप लोग को बताना है किसमें नहीं पाया। देखो, जिसमें ये नहीं पाया जाता है वो फास्फोलिपिड लेयर की, बाय लेयर की बनी हुई होती है। और अब आप लोग को अपनी 9वीं की 10वीं की बुक याद आ जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव कला अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है कीजिए कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नहीं आ रहा समझ में? क्या बताओ? फास्फोलिपिड बाय लेयर की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाकी सब में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे कौन से अंग हैं जिसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? तो नोट्स में लिख लो भैया, जल्दी से लिख लो। परीक्षा में कुछ भी आ सकता है क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम है, आपकी नहीं तो आपके पड़ोसी में आ जाएगा। और यदि जिस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान यदि भटका हुआ है, तो यकीन करिए किसी कोने में एक बैठा व्यक्ति पढ़ रहा है और वो आपसे 1-2 नंबर आगे हो रहा है, और 1-2 नंबर में ही तो खेल हो रहा है। और खेला ना होवे तो आप लोग को पढ़ना होवे, तो पढ़ते रहिए, है ना। इसलिए इसका आंसर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है दोस्तों? पादपों में संवहन ऊतक एक घटक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बताओ जल्दी से, कौन नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोगों की बॉटनी थोड़ी सी कमजोर भी होती है, इसलिए बॉटनी के क्वेश्चन थोड़े से हमने ज्यादा डाल दिए हैं। रेशा को क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं, है ना। और संवहन ऊतक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिरंभ हो जाएगा, परिरंभ हो जाएगा, है ना। इसका आंसर परिरंभ हो जाएगा। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिरंभ हो जाएगा। बाकी ये सब इनकी मदद करते हैं किसमें? जल का जाइलम, जो जल का संवहन करता है। और जो इस तरीके से जब एक याद हो गया, जल और जल से जाइलम जो जल का संवहन करता है, इस तरीके से याद करिए। एक एक ट्रिक को छोटे छोटे पॉइंटों में याद करिए, जरूर आपका नंबर अच्छे आएंगे। और आपको कैसे लग रहा है ये क्वेश्चन, ये जरूर जवाब देते रहिए, बहुत अच्छे से जवाब देते रहिए। हम आपके लिए और नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो भी आपके सुझाव वो आप भेजते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? बताओ जल्दी से। अभी मैंने संवहन ऊतक आपको बताया था,
और संवहन ऊतक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। तो किसमें पाए जाते हैं संवहन ऊतक? जल्दी से बता दो आप लोग को। और मैंने आपको 5 जगती वर्गीकरण पिछली बार बताया था, उसमें से इसका आंसर जो है वो तो मार्सिलिया है। मार्सिलिया है, मार्सिलिया। और मार्सिलिया किस में आता है 5 जगत वर्गीकरण में से? इसका भी जवाब बता दीजिए। ब्रायोफाइटा में आता है कि टेरिडोफाइटा में आता है कि थैलोफाइटा में आता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। आप लोग के मैसेजों का इंतजार है मुझे, और इंतजार कितना करना पड़ेगा सही आंसर करने के लिए? बताओ जल्दी से, किस में आता है? एनाबीना किस में आता है? चलो यही बता दो, एनाबीना किस में आता है? मैं आपके कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बता दो। तो मार्सिलिया जो आता है वो टेरिडोफाइटा में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है, और यही आपका सही है। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसमें आप लोग बने रहिए, बहुत सही। मार्सिलिया जो होता है वो टेरिडोफाइटा वर्ग का होता है। बाकी 5 कौन कौन से होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ, आपके कमेंटों का इंतजार है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं, क्यों? बताओ। जो मरुस्थलीय जीव होते हैं, मरुस्थलीय पादप मतलब प्लांट होते हैं, वो रात के समय पुष्पित होते हैं, क्यों? बताओ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको बताना है होगा। उनका पुष्पन निम्न ताप में नियंत्रित होता है। वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं। मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। तो आप लोग को मैं बताऊंगा, मरुस्थल में जो दिन में तापमान होता है, दिन में जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है, लिख लो, है ना, ज्यादा होता है। तो जो जीव होते हैं वो परागण नहीं कर पाते हैं, है ना। और ये क्या होता है, परागण नहीं होगा तो पुष्पित ही नहीं हो पाएंगे। भाई वो तो माध्यम है ना निषेचन कराने के लिए, क्यों नहीं कर पाते हैं? अब ये समझो, क्योंकि वो छांव ढूंढते हैं, छुपे रहते हैं, तो ये परागण ही नहीं हो पाता है। और परागण नहीं हो पाता है तो वे जो कीट हैं वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, अर्थात छुपे रहते हैं। और रात में थोड़ी ठंडक आती है तो वो सक्रिय हो जाते हैं, तो फिर पराग क्या होता है, पराग को इधर से उधर ले जाते हैं परागण को, और ये सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, और इसलिए वे रात्रि में पुष्पित होते हैं। क्लियर है? कोई समस्या आई आप लोग को समझ में? अब आपसे पूछे परागण किसके द्वारा होता है, तो कीट के द्वारा होता है। और कीट क्या है, दिन में सो रहे हैं, गर्मी लग रही है उनको, क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है, तो गर्मी लगने के कारण वो निष्क्रिय है। रात में ठंडी थोड़ा सा हवा चली तो वो बाहर निकले तो ये प्रोसेस पूरी करवा पाए और सक्रिय हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? देखा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इस चीज को समझना, ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो इसको आप समझ लेना और अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है भैया? अब आप ये तो आपसे बनना चाहिए, जल्दी से बनना चाहिए, है ना। बताओ मुझे, आप लोग का कमेंट आना चाहिए इसमें, तो है ना, जल्दी से बता दो। एंटीजन और एंटीबॉडी, है ना, जल्दी से बताओ मुझे। बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। मैं आप लोग के कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं और जल्दी जल्दी बता दो कि क्या होता है, जल्दी बता दो। देखो एंटी लिखा है तो उल्टा आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे भी होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। दोनों है तो सही है, इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ये कुछ नहीं, जीरो मतलब जीरो, नील, है ना। इसमें ए, ये नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें
ये लिखा है एंटीबॉडी का अभाव होता है, और एंटीबॉडी का अभाव किसमें है? क्योंकि AB में एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाते है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत जरूरी है। डोनर कौन है? ग्रहण करता हो जाएगा इसमें ना, रक्त ग्रहण करने वाले। AB किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकते हैं, इस चीज को आपको याद रखना। और ये समझ लो, ये रक्त समूह, ये एंटीजन, ये सेम होता है, एंटीबॉडी डिफरेंस होती है, पर इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए ये किसी से भी रक्त ले लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। रक्तदाता नहीं, रक्त ग्रहण करता। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, जीवधारियों में कितने खनिज लवण अर्थात तत्वों की आवश्यकता होती है? आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए, है ना। और 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुर मात्रा में आवश्यकता होती है वह कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले आप लोग कमेंट करते चलिए, मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप भी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। तो जो ये होता है, खनिज लवण जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म मतलब उचयापचयी क्रिया, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, और हमारे शरीर को ये कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? बृहद। और जो कम मात्रा में चाहिए रहते हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो, ये सब चीजें कमेंट करते रहा करो, मैं आपके कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं। वो उनको कहते हैं सूक्ष्म तत्व, याद रखना, उनको कहते हैं सूक्ष्म तत्व। जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो बृहद तत्व, जो कम मात्रा में चाहिए वो सूक्ष्म तत्व। टोटल कितने चाहिए? 27 चाहिए, जिसमें से धातु कितनी है? 15 है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और बताओ, जवाब दो। फास्फोरस, है ना। ये लिख लिया आप लोग ने, अब इसमें लिख लो फास्फोरस। ये अपन ने हो गए बृहद, याद रखना, ये हो गए बृहद, और ये आंसर हो गया सी। तो क्या बताया था? जो ज्यादा मात्रा में चाहिए बृहद तत्व, तो ये हो गए बृहद तत्व। क्लियर? और जो कम मात्रा में चाहिए वो क्या होते हैं? जिंक, तांबा, लोहा, ये सब कम मात्रा में चाहिए, पर चाहिए शरीर को सब। तो समझ में आ गया। तो सूक्ष्म तत्व काय क्या हो जाएंगे? जल्दी से बता दो। लो, आयोडीन, जिंक, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में अंतर है। चलो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैग्नीशियम का क्या चित्र है और मैग्नीज का क्या चित्र है? 12 किसका है? 12 किसका परमाणु क्रमांक है? ये भी मुझे जल्दी से आप लोग बताएंगे, मैं आपके कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए। क्लियर है? क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बता दो। और आप लोग को मजा आना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए। आपने लिख लिया ना कितने? टोटल 27 तत्व चाहिए, जिसमें से 15 धातुएं हैं। तो अधातु कितने हो गए? 12 हो गए मेरे दोस्तों। फिर उसमें भी बृहत हैं, बृहत जो है वो ये रहे, और इसके अलावा सल्फर रहा, है ना। और जो लघु रह गए तो फिर वही लोहा, तांबा, जिंक, मैग्नीज, ये हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? नोट्स बना कि नहीं बना? कुछ नया मिला कि नहीं मिला? ये सब के जवाब देते चलिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? टमाटर में बीज ही ना हो, ये संभव है?
ऐसा क्वेश्चन भी था क्या? बताओ जल्दी से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? बिल्कुल संभव है भाई। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल होगा, क्यों नहीं होगा? बताओ, होगा ना पॉसिबल। पर कुछ तो करना पड़ेगा, कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और वो बाह्य बल कैसे लगेगा अब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है भैया कि बाह्य बल लगाना पड़ेगा और बाह्य बल रूपी 2 शस्त्र छोड़ने पड़ेंगे। और वो बाह्य बल रूपी 2 शस्त्र क्या है, उनका नाम क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। बाह्य रूपी अतापी बतापी 2 भाई थे, और ऐसे ही ये जो बाह्य रूपी वो है, वो ऑक्सिन और जिब्रेलिन है। ये क्या है? ये हार्मोन है। तो हार्मोन कौन से उत्तर में दिख रहा है? कौन से? सी में दिख रहा है। तो सबसे पहले सर ये बताइए, हार्मोन करते क्या है? हार्मोन ग्रोथ करने का काम करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हार्मोन क्या करते हैं? ग्रोथ करने का काम करते हैं। कोई डाउट आ रहा है? वृद्धि करने का, प्रजनन क्रियाओं में सहायक होते हैं। जब भी तो फल उत्पादन बीज रहित कर देते हैं भैया, फल वृद्धि भी कर रहे हैं और प्रजनन क्रिया में भी सहायक है। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन का छिड़काव कर लो। मान लो क्वेश्चन में यही आ जाए और अंदर का आ जाए कि कौन सा हार्मोन बीज रहित टमाटर पैदा करता है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया, जिब्रेलिन और ऑक्सिन का छिड़काव करना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब क्लास में आंसर देते चलो, मजा आएगा, और ये मजा मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से विषाणु से संक्रमित कर सकते हैं? भैया कौन संक्रमित कर सकता है? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन बना रहा हूं और मैं कमेंट चाहता हूं कि बैक्टीरियोफेज वो हमारी किस नदियों को जीवाणुओं से मुक्त रखा हुआ है? भाई जो गंगा की शुद्धता है उसमें जीवाणु नहीं होते। गंगा का पानी इतना शुद्ध है, क्यों? बैक्टीरियोफेज विषाणु की वजह से। पता था आपको? हाँ पता होगा। तो जीवाणुओं को तो नष्ट करता है, कवकों को भी, पादपों को भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जी विषाणु। और क्वेश्चन आ जाए बैक्टीरियोफेज के कारण किस नदी का पानी जीवाणुओं से मुक्त रहता है, तो माँ गंगा का पानी, माँ गंगा का पानी शुद्ध रहता है। इसलिए इतने दिनों तक अपन वो बॉटल में माँ गंगा का पानी अपने घर में रखे रहते हैं और अपने पापों को धोते रहते हैं। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से। आज का आखिरी क्वेश्चन 10 कदम में आपको मजा आ रहा है कि नहीं? आखिरी क्वेश्चन आज का जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन सब में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों वर्गों से नहीं है? और ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि कल ही मैंने बताया था और आपसे पूछा था कि मैं अब कल से ऐसा करूंगा। कैसा करूंगा? एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा पिछली क्लास वाले से, तो आपको बताना ये सब आर्थ्रोपोडा के हैं। मैंने याद करो विशेषता बताई थी आर्थ्रोपोडा की, और एक का अलग बताया था, वो कौन से में था? जल्दी से बता दो। मैं आप लोग के कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो, है ना, कि एक जरूरतमंद तक ये क्लास पहुंच सके। बस मैं इतना ही चाहता हूं। तो ठीक है, मिलेंगे अब हम कल 21 से 30 तक का सफर लेके। जय हिंद और जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गर्मी पड़ रही है, समय से बाहर निकलिए और समय से अंदर हो जाइए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म में। चलिए।